नमस्कार। एडुजा में आपका स्वागत है। एक समय था जब हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे और प्लूटो भी उनमें शामिल था। लेकिन 2006 में अचानक प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार। अच्छा, याद है जब हम स्कूल में थे तो हमें सिखाया गया था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 8 ग्रहों की बात करते हैं। तो प्लूटो के साथ आखिर हुआ क्या? उसे ग्रहों की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हम सबने अपनी साइंस की किताबों में वो तस्वीर देखी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और लिस्ट में सबसे आखिर में प्लूटो। तो फिर आज हम 8 ग्रहों की ही गिनती क्यों करते हैं? वो 9वां ग्रह आखिर चला कहाँ गया? क्या वो कहीं खो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आज भी वही है, बस उसकी पहचान बदल है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले उस खोए हुए ग्रह की कहानी जानेंगे, फिर प्लूटो की कुछ अजीब बातों पर गौर करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि ग्रह होने के लिए कौन सी 3 शर्तें जरूरी हैं। फिर देखेंगे कि प्लूटो को नया स्टेटस क्या मिला है, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालें। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और उस पुरानी तस्वीर को याद करते हैं जब प्लूटो हमारे सौर मंडल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 76 सालों तक, जी हाँ, अपनी खोज के बाद से इतने लंबे समय तक प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9वां और सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा मिला हुआ था। वो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का, सबसे बर्फीला और रहस्यमयी सदस्य था। अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां से प्लूटो के लिए असल में दिक्कतें शुरू हुईं। क्योंकि सच तो ये है कि अपनी खोज से लेकर अपने बर्ताव तक प्लूटो हमेशा से ही थोड़ा सा अलग था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1930 में, जब क्लाइड टॉम्बो ने इसे खोज निकाला। कई दशकों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 1978 में तो इसके सबसे बड़े चांद शेरन का भी पता चल गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 2005 में, जब एरिस नाम की एक चीज खोजी गई, और बस इसी खोज ने एक बड़ी बहस छेड़ दी, जिसका नतीजा 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के एक बहुत बड़े फैसले के रूप में सामने आया। प्लूटो, जैसा मैंने कहा, हमेशा से बाकी ग्रहों से थोड़ा अलग थलग रहा है। एक तो इसका साइज हमारे चांद से भी छोटा है, सिर्फ 2/3। फिर सूरज का चक्कर काटने का इसका रास्ता, मतलब इसकी ऑर्बिट, वो भी गोल नहीं बल्कि अंडाकार और काफी झुकी हुई है। और तो और ये अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ सा घूमता है। इन्हीं सब वजहों से वैज्ञानिक इसे हमेशा सौरमंडल का एक अजीब सदस्य ही मानते थे। और एक और बात इसे बहुत अनोखा बनाती है, इसका जो चांद है शेरन, वो खुद प्लूटो के आधे साइज का है। और ये दोनों एक दूसरे के इतने पास हैं कि ऐसा लगता है मानो वो एक दूसरे का चक्कर नहीं काट रहे, बल्कि एक साथ डांस कर रहे हों। इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें कभी-कभी डबल प्लैनेट या युग्म ग्रह भी कह देते हैं। और फिर कहानी में आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों को नेपट्यून ग्रह के पार बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा घेरा मिला, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। वहां प्लूटो जैसे एक नहीं बल्कि कई पिंड खोजे जाने लगे। और फिर 2005 में हुई एरिस की खोज। एरिस का साइज तो लगभग प्लूटो जितना ही था, लेकिन वो वजन में प्लूटो से भी भारी था। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल आ गया, अगर प्लूटो एक ग्रह है तो क्या एरिस भी एक ग्रह है? और इस तरह तो कितने ही ग्रह हो सकते हैं। बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए दुनिया भर के खगोलविदों को एक साथ बैठना पड़ा, और यहीं से एक ग्रह की नई वैज्ञानिक परिभाषा बनाने का काम शुरू हुआ, जिसका नतीजा 2006 के उस ऐतिहासिक फैसले के रूप में हमारे सामने आया। ये जिम्मेदारी उठाई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने। आप इसे खगोल विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था समझ सकते हैं। यही तय करती है कि किस खगोलीय पिंड का क्या नाम होगा और उसे क्या कहा जाएगा। तो 2006 में प्राग शहर में इनकी एक बैठक हुई, जहां ग्रह की परिभाषा पर वोटिंग हुई। तो इस मीटिंग में ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें तय की गईं। ध्यान से सुनिएगा। पहली, वो पिंड सूरज का चक्कर लगाता हो, ये तो आसान है। दूसरी, उसका वजन इतना हो कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे खींचकर लगभग गोल बना दे, ये भी ठीक है। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, उसने अपनी कक्षा यानी अपने रास्ते के आसपास का इलाका साफ कर दिया हो। अब ये कक्षा साफ करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो पिंड अपने रास्ते का बॉस हो।
उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि उसके रास्ते में आने वाले दूसरे छोटे-मोटे पिंड या तो उससे टकराकर उसी में मिल जाएं या फिर उसकी ग्रेविटी की वजह से दूर अंतरिक्ष में फिंग जाएं। जैसे हमारी पृथ्वी और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों ने अरबों सालों में अपनी कक्षा को लगभग पूरी तरह से साफ कर लिया है। तो जब इन 3 नई शर्तों की कसौटी पर प्लूटो को परखा गया तो उसका पुराना पद उससे छिन गया और उसे एक बिल्कुल नई कैटेगरी, एक नए पद में रखा गया। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? देखिए, प्लूटो पहली 2 शर्तें तो आराम से पूरी करता है। वो सूरज का चक्कर भी लगाता है और लगभग गोल भी है। लेकिन वो तीसरी शर्त पर आकर फेल हो जाता है। प्लूटो ने अपनी कक्षा को साफ नहीं किया है। वो काइपर बेल्ट में हजारों दूसरे बर्फीले पिंडों के साथ अपनी कक्षा को शेयर करता है। वो अपने पड़ोस का बॉस नहीं है और बस इसी एक वजह से वो ग्रह कहलाने की रेस से बाहर हो गया। इसी वजह से IAU ने एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम रखा गया बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। तो एक ग्रह और एक बौने ग्रह में फर्क सिर्फ उस तीसरी शर्त का है। दोनों सूरज का चक्कर लगाते हैं, दोनों लगभग गोल होते हैं, लेकिन ग्रह अपनी कक्षा साफ कर चुके होते हैं, जबकि बौने ग्रह ऐसा नहीं कर पाते। तो प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटाकर बौने ग्रहों की नई लिस्ट का एक तरह से हेड बना दिया गया। चलिए अब फटाफट से कुछ उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि UPSC, SSC और दूसरे साइंस जीके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने की। फैसला लेने वाली संस्था IAU थी और ये फैसला 2006 में लिया गया। प्लूटो का आज का स्टेटस बौना ग्रह का है। इसका सबसे बड़ा चांद शैरन है और ये सौर मंडल के काइपर बेल्ट वाले इलाके में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्लूटो अकेला बौना ग्रह नहीं है। IAU ने 4 और पिंडों को इस कैटेगरी में रखा है। सेरेस, जो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में है, और एरिस, माके और हाउमिया, जो प्लूटो की तरह ही काइपर बेल्ट में मौजूद हैं। तो इस पूरी कहानी का सार एक लाइन में यही है, प्लूटो को ग्रहों के परिवार से निकाला नहीं गया, बल्कि विज्ञान की बेहतर समझ के साथ उसका वर्गीकरण बदला गया है। तो अब वो ग्रह नहीं बल्कि एक बौना ग्रह है। और आखिर में एक सवाल, विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता है और विकसित होता है। आज जो परिभाषा सही है, हो सकता है कि भविष्य की कोई नई खोज उसे बदल दे। कई वैज्ञानिक आज भी IAU के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्लूटो को भविष्य में कभी फिर से ग्रह का दर्जा मिल जाए? ये सवाल विज्ञान की दुनिया में आज भी जिंदा है। अगर प्लूटो की ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई हो तो एजुझा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।